हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार और आपका आपके अपने YouTube चैनल रविंद्र मैथ्स पर बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज मैं परसेंटेज का अंतिम वीडियो बना रहा हूँ, यानी कि परसेंटेज के सभी चैप्टर जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइप थे वो कंप्लीट हो चुके हैं और कुछ इम्पोर्टेंट मिश्रित सवाल जो हर टाइप के बचे हुए थे वो मैंने कल के वीडियो में भी करा दिए थे और जो बचे कुचे हैं वो मैं आज के वीडियो में, आज का जो प्रतिशत का लास्ट वीडियो है इसमें करा रहा हूँ। ठीक है, तो आज जो ये वीडियो है लास्ट वीडियो है, आज जो है प्रतिशत चैप्टर जो है आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, प्रतिशत के मिश्रित सवाल। ठीक है, तो चलिए चलते हैं पहले सवाल पर। तो प्यारे बच्चों, देख लेते हैं पहला और दूसरा सवाल। ठीक है, देखिए पहला सवाल क्या कह रहा है कि एक नगर की जनसंख्या 1,50,000 है। एक नगर की जनसंख्या कितनी है? 1,50,000 है, जिसमें 40% पुरुष हैं। पुरुष कितने हैं? 40%, स्त्रियां 30% हैं तथा शेष बच्चे हैं। देखिए बच्चों का प्रतिशत इन्होंने नहीं दिया है, बच्चों का प्रतिशत इन्होंने नहीं दिया है, केवल टोटल जनसंख्या में पुरुषों का प्रतिशत दे दिया, स्त्रियों का प्रतिशत दे दिया और बच्चों का नहीं दिया है। ठीक है, तो बच्चों की संख्या पूछी है, बच्चों की संख्या कितनी है। तो देखिए कुल जनसंख्या में अगर हमें पुरुष पता है, पुरुष का प्रतिशत पता है, स्त्रियों का प्रतिशत पता है कितनी है, कितने प्रतिशत स्त्रियां हैं, तो बच्चों का प्रतिशत हम आराम से निकाल लेंगे। कैसे? क्योंकि हम जानते हैं कि टोटल जनसंख्या 100% होती है। टोटल जनसंख्या अपने आप में 100% है, जिसमें 3 कैटेगरी के लोग रह रहे हैं, पुरुष, स्त्री और बच्चे। तो पुरुष तो 100% में से अगर हम पुरुष और स्त्री का प्रतिशत जोड़ के घटा देंगे तो बच्चों का प्रतिशत निकल जाएगा। ठीक है, तो ऐसे तो सबसे पहले हम बच्चों का प्रतिशत इसी तरीके से निकाल लेते हैं। ठीक, तो बच्चों का प्रतिशत कितना हो जाएगा? बच्चों का प्रतिशत कैसे निकालेंगे? पुरुष का परसेंटेज, स्त्री का परसेंटेज जोड़ के घटा देंगे, किसमें से? टोटल 100% में से। ठीक, तो 100%, 100 माइनस पुरुष प्रतिशत प्लस स्त्री प्रतिशत। ठीक है, तो 100 ये 100 हो गया, माइनस पुरुष का कितना है, जिसमें 40% पुरुष है, 40% पुरुष है तो 40 ले लेंगे। स्त्रियां कितनी है? 30 है, ये 30 ले लेंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? बराबर 100 माइनस 40, 30 कितना हो गए? 40, 30 70 हो गए। तो बराबर कितना हो गया? 100 में से 70 गए, 30% आ गया। यानी कि 30% कौन हो गए? बच्चे हो गए। 30% का कौन हो गए? बच्चे हो गए। ठीक है, अब बच्चों की संख्या पूछी है। टोटल जनसंख्या कितनी है हमारे पास? 1.5 लाख, 1,50,000 है, तो 1,50,000 का 30% निकाल लेंगे। इसलिए बच्चों की संख्या बराबर 1,50,000 का कितना निकालेंगे? 30%, क्योंकि 30% बच्चे हैं। ठीक है, तो बराबर हो जाएगा हमारा कितना? 1,50,000 का गुणा 30%। देखो का मतलब गुणा 30% का मतलब 30/100। 30% का मतलब 30/100। देखिए अब ये 0 कट जाएंगे, 2 0 से 1 0 ये और 1 0 कट गया। कितना बचा हमारे पास? इधर 15,000 बचा, इधर 3 बचा, तो 15,000 3 45,000, यानी कि 45,000 बच्चे हो गए। ये और आंसर हो गया। ठीक है, कितना आ गया? 45,000 बच्चे, हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो कभी भी तो इस टाइप का सवाल कैसे निकालेंगे? पुरुष और स्त्रियों का प्रतिशत में से टोटल 100% में से पुरुष स्त्री का घटा देंगे, बच्चे का आ जाएगा। बच्चे का प्रतिशत आ गया तो टोटल जनसंख्या का 30% निकाल लेंगे, बच्चों की संख्या आ जाएगी 45,000। ठीक, अब दूसरा सवाल देख लेते हैं। ठीक है,
दूसरा सवाल क्या है कि एक टीवी की कीमत 8,000 रुपये है। टीवी की कीमत कितनी है? टीवी की कीमत कितनी है? 8,000 रुपये, ठीक है। जबकि एक फ्रिज की कीमत टीवी से 65% अधिक है। फ्रिज की कीमत कितनी है? फ्रिज की कीमत कितनी है? टीवी से 65% अधिक, ठीक है। टीवी की कीमत कितनी है? 8,000 रुपये, और फ्रिज की कीमत कितनी है? टीवी से 65% अधिक। तो फ्रिज की कीमत पूछी है। किसकी कीमत पूछी है? फ्रिज की। बिल्कुल एक लाइन में निकल जाएगा। कैसे? देखिए, फ्रिज की कीमत जो है, टीवी की कीमत जो दे रखी है हमें, कितनी दे रखी है? 8,000। अभी 100% है, 8,000 100% है। फ्रिज टीवी से कितना 65% अधिक है। तो इसमें एक यानी 8,000 का 100% में, अभी तो 100% है 8,000, इसमें 65% और जोड़ना है, तो कितना निकलना चाहिए? 165%, ठीक है। इसलिए फ्रिज की कीमत आ जाएगी हमारी बराबर, कैसे निकालेंगे? टीवी की कीमत लिखेंगे गुणा 65% जब अधिक है, 65% जब अधिक है तो 100 में 65 जोड़ के और बटा 100 कर लेंगे। 100 में 65 जोड़ के बटा कर ले, यानी कि 165 रुपये प्रतिशत। टीवी की कीमत 8,000 रुपये है, फ्रिज की 65% अधिक है। इसका मतलब फ्रिज की कीमत कितनी होगी? टीवी की कीमत का 165% अधिक होगी, 165% होगी। फ्रिज की कीमत टीवी की कीमत का 165% होगी, अधिक है, ठीक है। अगर ये कम होता तब कितना होता? कम होता तो हम 100 में से 65 घटा के रखते हैं। 100 में से 65 में 35, यानी कि तब कितना होता? 8,000 का 35% होता, ठीक है। अधिक है तो 100 में 65 जोड़ के रखेंगे, 8,000 का 100 प्लस 65 यानी कि 165%, ठीक। तो 8,000 का कितना रखेंगे? 165%। तो बराबर कितना हो जाएगा? 8,000 गुणा 165% का मतलब बटे 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा? 8 पंजे 40 की 0, ये वाला 0 रख लेंगे, फिर 8 पंजे 40 की 0, 8 6 48, 4 52 की 2, 8 के 5 13, यानी कि 13,200 रुपये बैठेगी। अगर टीवी की कीमत 8,000 रुपये है और फ्रिज की कीमत टीवी से 65% अधिक है तो 8,000 का 165% निकाल लेंगे, ठीक है। तो कितना बैठेगा? 13,200 रुपये। तो फ्रिज की कीमत कितनी आ गई? 13,200 रुपये, ठीक। तो चलिए चलते हैं सवाल नंबर 3 पर। तो प्यारे बच्चों, अब देख लेते हैं तीसरा और चौथा सवाल, ठीक है। तीसरा सवाल क्या है कि एक गांव की जनसंख्या 50,000 है। ये भी जनसंख्या पर ही है। एक गांव की जनसंख्या 50,000 है, जबकि एक गांव है, एक नहीं है, ए है। कोई गांव ए है, कोई गांव ए है जिसकी जनसंख्या 50,000 है, जबकि कोई गांव, दूसरा गांव है बी। दूसरा गांव कौन सा है? बी, जिसकी जनसंख्या ए गांव से 35% कम है। यानी कि जो दो गांव है, एक ए है एक बी है, ए की जनसंख्या हमको दे दी 50,000 और बी की जनसंख्या के लिए कहा गया है कि जो बी की जनसंख्या है वो एक ए गांव की जनसंख्या से कितनी कम है? 35% कम है। तो बी गांव की जनसंख्या बताओ। तो बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है एकदम। कैसे कि ए गांव की जो जनसंख्या दे रखी है उसमें से हम 35% कम कर देंगे तो हमारी बी गांव की जनसंख्या आ जाएगी, ठीक है। इसलिए बी गांव की जनसंख्या, बी गांव की जनसंख्या एक लाइन में हो जाएगा ये तो, ठीक है। बिल्कुल एक लाइन का आंसर है। बी गांव की जनसंख्या कैसे? इसका 35% कम कर देंगे, ठीक है। तो 50,000 मल्टीप्लाई 100 में से 35 घटाएंगे। जैसे इससे पिछले सवाल में क्या था कि 65% अधिक था, तो हमने 100 में 65 जोड़ के बटा 100 किया था, यानी कि 100 जितनी जनसंख्या थी उसका 165% किया था। यहाँ पर जनसंख्या अधिक नहीं है, कम है, तो हम 100 में से 35 घटा के
तब रखेंगे, तब मल्टीप्लाई करेंगे पहले वाली जनसंख्या से। ठीक, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 100 में से 35 घटाएंगे। वहाँ 100 में 65 जोड़ा था इससे पहले वाले सवाल में, क्योंकि अधिक था, यहाँ कम है तो 100 में से 35 घटा देंगे बटे 100। ठीक है, तो कितना आ गया हमारे पास, 50,000 मल्टीप्लाई 100 में से 35 गया 65 बटे 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, कितना आ गया हमारे पास, 500 गुणा 65, 500 गुणा 65। तो ये हो गया हमारे पास 2 जीरो, तो ये लगा दो, 5 से गुणा कर दो, 25 की 5, 5 31 और 2 32, यानी कि 32,500 32,500 जनसंख्या है कौन से गांव की, बी गांव की। ठीक है, तो जब भी इस टाइप का सवाल आएगा, उन्होंने कहा कि पहले वाले गांव से 35% कम है, तो पहले वाले गांव से 35%, पहले वाले गांव से जो है 35% कम कर देंगे तो वो दूसरे वाले बी वाले गांव की जनसंख्या निकल जाएगी। ठीक है, तो पहले वाले गांव की जनसंख्या मल्टीप्लाई 100 माइनस 35, 100 माइनस 35 बटे 100 कर देंगे। अगर यहाँ अधिक होती तो 100 प्लस 35 कर देते, 100 प्लस 35 कर देता, तो बटे 100, जैसे इससे पिछले सवाल में किया था, वहाँ 65% अधिक थी तो 100 प्लस 65 बटे 100, 165 बटे 100 किया था। ठीक है, तो इस टाइप के सवाल बिल्कुल सिंपल हैं, एक लाइन में हो जाते हैं। ठीक, तो अब देखते हैं चौथा सवाल। चौथा सवाल क्या है कि रवि का वेतन प्रतिमाह 25,000 रुपये है। रवि का वेतन प्रतिमाह कितना है, 25,000 रुपये है, जबकि हरि का वेतन कितना है, रवि के वेतन का 80% है। अब इन्होंने ये नहीं कहा है कि हरि का वेतन रवि के वेतन से 80% कम है या ज़्यादा है, ऐसा नहीं कहा है। क्या कहा है, रवि के वेतन का 80% है। तो हम तो ना, जब का 80% है, देखिए इन सवालों में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है। जब पेपर होते हैं तो थोड़े थोड़े डिफरेंस को हम लोग समझ नहीं पाते हैं, वहाँ जल्दी में कई क्वेश्चन सामने होते हैं, उसके डिफरेंस को समझ नहीं पाते हैं। ये डिफरेंस तभी समझ में आएगा जब हमारी बहुत अच्छी प्रैक्टिस होगी, लगातार हम पढ़ते रहेंगे। ठीक है, अब जैसे ये यहाँ पर 35% कम इस वाले सवाल में किया था, यहाँ पर एकदम सवाल चेंज कर दिया, रवि के वेतन का 80% है। अब इन्होंने ये नहीं कहा कि रवि के वेतन से 80% अधिक है या कम है, ये नहीं कहा। इन्होंने क्या कहा कि रवि के वेतन का 80% है। तो अब हमें यहाँ पर रवि के जो वेतन दे रखा है इसका 80% निकालना है, वही जो है हरि का वेतन होगा। ठीक, तो रवि का वेतन कितना, 25,000 रुपये है, जबकि रवि के वेतन का 80% है। तो हरि का वेतन बताओ। ठीक, तो हरि का वेतन कितना हो जाएगा, हरि का वेतन रवि के वेतन का कितना है, 80%। ये तो दिया है रवि के वेतन का 80%। अब देखो रवि का वेतन कितना है, 25,000 रुपये, तो 25,000 रुपये रखा, का मतलब गुणा 80% का मतलब 80 बटे 100, 80% का मतलब 80 बटे 100। दोनों जीरो से 2 जीरो कट गए, ऊपर से क्या बता, 2500 बचा, इधर 8 बचा, 2500 गुणा 8, 8 0 0, 8 0 0, 8 पंजे 40 की 0, 8 दूनी 16, 8 4 20, यानी कि 20,000 रुपये था। यानी हरि का वेतन जो था वो 20,000 रुपये था, जो कि रवि के वेतन का कितना है, 80% है। ठीक, तो अच्छी तरह से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो ये छोटा छोटा जो डिफरेंस देते हैं सवालों में, बस इसी को नोट करना है, तभी हमारी स्पीड बनेगी, तभी हमारा एग्जाम में जब भी कोई क्वेश्चन आएगा एकदम माइंड क्लिक करेगा, अरे इसमें क्या करना है। ठीक, तो चलिए अब चलते हैं 5वें और 6ठे सवाल पर। तो प्यारे बच्चों, अब देख लेते हैं 5वां और 6ठा सवाल। ठीक है, 5वां सवाल क्या कह रहा है, 5वां सवाल कह रहा है कि एक कार की कीमत 1,20,000 है। एक कार की कीमत कितनी है, 1,20,000 रुपये है, जबकि एक बाइक की कीमत कितनी है, ये कार है और ये बाइक है, इसकी कीमत कितनी है, 80,000 रुपये है। ठीक है, तो बाइक की कीमत कार की कीमत का कितने प्रतिशत है, ये पूछा हमसे। यानी कि कार की कीमत, ये जो बाइक की कीमत दे रखी है वो कार की कीमत का कितने प्रतिशत है। ये तो बिल्कुल सिंपल हो गया, एक लाइन का क्वेश्चन है। क्या करेंगे, इसलिए देखिए कार की कीमत, जो बाइक की कीमत है कितनी है,
बाइक की कीमत है, बाइक की कीमत बराबर 80,000 रुपये और कार की कीमत कितनी है? कार की कीमत है 1,20,000 रुपये। ठीक, 1,20,000 रुपये। अब हमें क्या निकालना है कि जो बाइक की कीमत है वो कार की कीमत का कितने प्रतिशत है, यानी कि बाइक की कीमत कार की कीमत का। ठीक है, जिसका का है पूछ जिसके आगे का लगाओ। मैंने कॉन्सेप्ट जब प्रतिशत का कॉन्सेप्ट पिछली वीडियो में समझाया था तो यही समझाया था, जब इस टाइप का सवाल होगा तो जिसके आगे का लगा होगा उसे नीचे रखेंगे। बाइक की कीमत पूछी है किसकी? कार की कीमत का कितने प्रतिशत है, तो जिसके आगे का उसे नीचे लिखेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि बाइक की कीमत बटे कार की कीमत। क्यों हमसे क्या पूछा है कि बाइक की कीमत कार की कीमत का कितने प्रतिशत है, तो कार की कीमत का पूछा है तो का वाला नीचे रखेंगे, बाइक की कीमत ऊपर रखेंगे और मल्टीप्लाई कितने से कर देंगे? 100 से, कार की कीमत। ठीक है, ये मैंने कॉन्सेप्ट में समझाया है पिछली वीडियो में। ठीक, तो बराबर कितना हो जाएगा? बाइक की कीमत कितनी है हमारे पास? 80,000 रुपये और कार की कितनी है? 1,20,000 गुणा 100। तो देखो जीरो कितने? 1,20,000, 1 2 3 4, 1 2 3 4 कट गए चारों जीरो। ये 12 होता है, 12 4 3 12, 4 25 100। तो 25 अट्ठे कितना हो गया? 200। 25 अट्ठे 200 बटे 3। ठीक है, तो हमारा कितना आ गया ये? अगर हम इसे डिवाइड करेंगे तो 3 6 18, 2 बचा, फिर 3 6 18, फिर पॉइंट लगाया, इस तरह ये आ जाएगा हमारा कितना? 66.67। तो बराबर आ जाएगा 66.67%। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये डायरेक्ट कभी कभी ऑप्शन में भिन्न में भी दे देते हैं। 200/3% रखा हो ऑप्शन में तो वहीं पर रुक जाएंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे। अगर प्रतिशत में ऑप्शन में रखा हुआ है तो हम आगे बढ़ के इसको डिवाइड करके प्रतिशत में पॉइंट में निकाल लेंगे, दशमलव में निकाल लेंगे। ठीक, तो दशमलव कितना आ गया? 66.67%। यानी कि जो बाइक की कीमत है वो कार की कीमत का कितने प्रतिशत है? 66.67% है। ठीक, आगे होगा समझ में आप लोगों को। ठीक है, अब देखते हैं छठा सवाल। छठा सवाल क्या है कि 1 रुपये में 20 केले मिलते हैं। 1 रुपये में कितने केले मिल रहे हैं? 20। सेब की केला से कीमत 25% अधिक है। अब देखिए, सेब की कीमत जो है केले की कीमत से 25% अधिक दे रखी है, तो 1 रुपये में कितने सेब मिलेंगे ये पूछा है। तो सबसे पहले तो हम एक केले की कीमत निकाल लेंगे कितनी है। जब 1 रुपये में कितने केले मिल रहे हैं? 1 रुपये में 20 केले मिलते हैं। 1 रुपये में केले 1 रुपये में केले मिलते हैं। कितने मिलते हैं? 1 रुपये में कितने केले मिल रहे हैं? 20 केले। इसलिए एक केले की कीमत कितनी हो जाएगी? एक केले की कीमत, देखिए जब 1 रुपये में 20 केले मिल रहे हैं तो एक केले की कीमत कितनी हो जाएगी? 1/20 रुपये। 1 रुपये में मिलते हैं केले 20, तो एक केले की कीमत कितनी हो जाएगी? 1/20 रुपये हो जाएगी। ठीक है, अब इन्होंने कहा है कि सेब की कीमत केला से 25% अधिक है, तो एक सेब की कीमत निकाल लेंगे हम। इसलिए एक सेब की कीमत कितनी होगी? केला से 25% अधिक है, तो एक केले की कीमत जो दे रखी है 1/20 रुपये, इसमें 25% अधिक कर देंगे। यानी कि इसका 25% अधिक है तो एक इसका 125% निकाल लेंगे। ठीक है, यानी कि 1/20 गुणा 125/100।
क्योंकि एक केले की कीमत जो है 1/20 रुपये है और एक सेब की कीमत एक केले की कीमत से 25% अधिक है। तो सेब कैसे निकलेगी? एक सेब की कीमत एक केले की कीमत में का 125% निकाल लेंगे, वही एक सेब की कीमत होगी। ठीक, और इसको काट देते 25 पंजे 125, 25 चौक 100, 5 चौक 20। तो कितना आ गया? एक ऊपर एक आ गया और नीचे कितना आ गया? 4 चौक 16। यानी कि एक सेब की कीमत कितनी आ गई हमारे पास? 1/16 रुपये। कितना आ गई? 1/16 रुपये। एक सेब की कीमत कितनी आ गई? 1/16 रुपये। जब एक सेब की कीमत 1/16 रुपये है तो 1 रुपये में कितने सेब मिलेंगे? 16 सेब मिलेंगे। ठीक, इसलिए 1 रुपये में सेब मिलेंगे बराबर 16 सेब। ये आंसर हो जाएगा। आगे समझो? ठीक है, तो प्यारे बच्चों अब देख लेते हैं 8वां और 9वां सवाल। ठीक है, 8वां सवाल क्या है कि 50% तथा 30% की दो छूट कितने प्रतिशत की एक छूट के बराबर होगी? ठीक है, देखिए 8वां सवाल और 9वां सवाल बिल्कुल एक जैसे हैं। यहाँ पर दो छूटें दे दी और उसकी समतुल्य छूट, इसको हम बोलते हैं समतुल्य। दो छूटों की एक छूट निकालने को क्या कहते हैं? समतुल्य छूट। कभी समतुल्य छूट करके दे देगा, कभी कहेगा कि इन दो छूटों की कितने प्रतिशत की एक छूट के बराबर होगी, यानी कि एक छूट ऐसी निकालनी है जो इन दो छूटों के बराबर होगी। या कभी कभी देखो यहाँ पर 3% 3 छूटें दे दी, 1, 2 और 3। यहाँ पर दो छूटें दे रखी थी तो एक छूट इन दो छूटों के समतुल्य एक छूट पूछी है। यहाँ पर 3 छूटें दे दी, इन 3 छूटों के समतुल्य एक छूट पूछी है। कभी कभी 4 भी दे सकते हैं, 5 भी दे सकते हैं। ठीक है, कभी 2 भी दे देंगे। ठीक है, तो अब मैं इस टाइप के ये दोनों सवाल मैंने एक साथ इसीलिए रखे हैं कि इन दोनों सवालों को सामने रखकर मैं आपको बता सकूं, फार्मूला लिखा सकूं कि केवल एक ये फार्मूला याद कर लेना। अगर 2 दे देगा तब भी उसी से निकल जाएगा, 3 दे देगा तब भी उसी से निकल जाएगा। अगर 5 छूटे दे, 5 क्या जितनी छूटे दे देगा वो सबका उस फार्मूले से निकल जाएगा। तो इस टाइप के सवाल जब आएगा तो मैं उसके लिए एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, एक फार्मूला बता रहा हूँ, उसी को अप्लाई आप करेंगे। ठीक है, देखिए क्या फार्मूला है। यदि R1%, R2%, R3% n, यानी कि आगे और तक, यहाँ पर Rn ले लेता हूँ, Rn% छूटों की एक समतुल्य छूट होगी बराबर 100 - 100 गुणा 100 - R1/100 गुणा 100 - R2/100 गुणा 100 - R3/100 गुणा आगे दस करके 100 - Rn/100। ये फार्मूला आप लोग याद रखेंगे, इससे निकल जाएगी। अब आप लोग कहेंगे ये तो फार्मूला बहुत बड़ा दे दिया। फार्मूला बड़ा नहीं है, जितनी ज़रूरत होगी, जैसे हमको अगर जितनी ज़रूरत होगी हम उतना इस्तेमाल कर लेंगे इसका। कैसे? देखिए, अगर केवल 2 ही छूट दे रखी हैं तो केवल हम R1 R2 तक लेंगे, बाकी हटा देंगे, बाकी से हमको कोई मतलब नहीं। 100 - 100 गुणा 100 - R1/100 100 - R2/100, बस कहानी खत्म। 3 छूटें दे दी हैं तो मैं 3 तक ले लूँगा, यहाँ से यहाँ तक ले लूँगा, पीछे कोई मतलब नहीं। बस इसको याद कर लेना चाहिए कि ये मेन चीज़ आगे की है कि 100 - 100 गुणा 100 जैसे 2 छूटें दी तो 100 - 100 गुणा 100 - R1/100
100 माइनस R2 बटे 100, 2 हो गए, बस यही पर छोड़ दिया। 3 दे दिए तो 100 माइनस 100, 100 माइनस R1 बटे 100, 100 माइनस R2 बटे 100, 100 माइनस R3 बटे 100। 4 छूटे दे दी तो 100 माइनस R1। इसी प्रकार R1 R2 R3 आगे तक बढ़ाते रहना है, ठीक। तो इस फार्मूले से कितनी भी छूटे दे देंगे, 2 दे देंगे तो भी निकल जाएगा, 3 दे देंगे तब भी निकल जाएगा, अगर 4 छूटे दे देंगे तब भी निकल जाएगा, अगर 50 छूटे दे देंगे तब भी निकल जाएगा। फिलहाल 50 देने वाले नहीं है, पेपर में ज़्यादा 2 छूटे देते हैं या 3 छूटे देते हैं, इससे ज़्यादा नहीं देते हैं, ठीक। तो देखिए अब क्या करेंगे, अब हमको जैसे यहाँ ये निकालनी है तो इसको हम एक को हम ले लेते हैं R1 और एक को ले लेते हैं R2। 50 वाले को R1 ले ले, R2 30 वाले को, इसलिए एक छूट समतुल्य एक छूट, समतुल्य एक छूट बराबर कितना, फार्मूला क्या लगाएंगे, 100 माइनस 100 गुणा 100 माइनस R1, R1 कितना 50, 100 माइनस 50 बटे 100 गुणा 100 माइनस R2, R2 कितना 30, 100 माइनस 30 बटे 100, ठीक है, बराबर कितना आ गया, 100 माइनस 100 गुणा 100 में से 50 गए 50 बटे 100 और 100 में से 30 गए 70 बटे 100, ठीक है। अब 0 काट देंगे, देखिए 1 2 1 2 ये कट गए, ये 100 से पूरा 100 कट गया, क्या बचा हमारे पास 5, हमारे पास बचा इधर 100 बचा, माइनस इधर क्या बचा 5 7 35, तो बराबर कितना आ गया 5 7 35, 100 में से 35 घटा दो, यानी कि 65% आ गया आंसर, ठीक है। यानी कि ये जो 2 छूटे दे रखी है, 2 छूटे दे रखी है 50% और 30%, इसके समतुल्य एक छूट कितने की पड़ेगी, 65% की पड़ेगी, ठीक। तो इसी तरह से आप नवा सवाल देख लेते हैं, इसमें कितनी दे रखी है, 3 छूटे दे रखी है, तो एक को हम ले लेंगे R1, इसको R1 ले लेते हैं, इसको R2 ले लेते हैं और इसको R3 ले लेते हैं और फार्मूला लिख के इसकी समतुल्य छूट निकाल लेंगे। इसलिए एक समतुल्य छूट, एक समतुल्य का मतलब इन तीनों छूट के बराबर की एक छूट, ठीक। समतुल्य छूट बराबर आ जाएगा, यहाँ पे वही लगाएंगे 100 माइनस, अब मैं देखिए डायरेक्ट करूँगा, फार्मूले को नहीं सीधा डायरेक्ट करूँगा, आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। 100 माइनस गुणा 100 माइनस R1, देखिए 100 माइनस R1 का मतलब 100 माइनस 10 यानी कि 90 बटे 100, ठीक है, गुणा 100 माइनस R2 यानी कि 100 माइनस 20, 100 माइनस 20 गया 80 बटे 100। जब एग्जाम में आप लोग करेंगे तो इसी तरह से शॉर्टकट जल्दी टाइम को बचाने के लिए करेंगे, ठीक है। यानी कि पूरा R1 R2 ये तो सब दिमाग में कंठस्थ रखना है, फटाफट एग्जाम में जैसे क्वेश्चन देखा माइंड में कैलकुलेशन करते हुए कि चलेगा, डायरेक्ट रखा कैलकुलेट किया बस आंसर आ गया, ठीक। इसी तरह से R3 कितना 30 यानी कि 100 माइनस R3 यानी कि 100 में से 30 गया 70 बटे 100, ठीक। अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे, देखिए ये 100 से तो ये 100 कट गया और 1 2 3 0 2 0 ये 1 0 यहाँ से कट गया, ठीक। अब इसे काट लेंगे कितने से, 2 चौक 100 माइनस कितना बचा 9 8 72, 9 8 72 और 7 9 8 72 गुणा 7 बटे 10, तो बराबर आ गया हमारे पास कितना 100 माइनस 7 दूनी 14 की 4, 7 7 49 और 50 बटे 10। देखो 10 में 1 0 है, इसको काट के एक पॉइंट यहाँ पर लगा देंगे, 50.4 आ गया, यानी कि 100 माइनस 50.4। अब 100 में से 50.4 घटा देंगे, 100 में से 50.4 घटा देंगे, 10 में 4 का 6, यहाँ कितने बचे 9, 9 का 9 आ गया, यहाँ 9 में आ गया 4, 49.6 आ गया, 49.6%, ठीक है। यही हमारा आंसर हो जाएगा। यानी कि इन 3 छूटों के बदले एक समतुल्य छूट कितनी की बैठेगी, 49.6% की बैठेगी, ठीक। तो
इस फार्मूले को आप लोग याद रखेंगे पूरी तरह से। जब भी इस तरीके की छूट का क्वेश्चन आ जाए, 2 छूटें दे दे, समतुल्य छूट पूछ ले, तो इस फार्मूले की सहायता से हम कर सकते हैं। ठीक, तो चलिए अब चलते हैं 10वें सवाल पर। तो प्यारे बच्चों देख लेते हैं 10वां सवाल। ठीक है, 10वां सवाल क्या कह रहा है कि एक सेठ के पास 4500 रुपये है, यानी कि एक सेठ है जिसके पास 4500 रुपये है। वह 500 रुपये 6% ब्याज पर देता है किसी को उधार, और 1500 रुपये 8% वार्षिक दर पर देता है, यानी कि 500 रुपये वो 6% ब्याज पर देता है किसी को उधार, और 1500 रुपये 8% ब्याज पर देता है किसी को उधार। ठीक है, तो शेष को, यानी अब कितना पैसा उसके पास जो शेष बचा, शेष पैसे को यानी 1500 रुपये दे दिए उसने 8% ब्याज पर, और 500 रुपये दे दिए उसने 6% ब्याज पर। अब इसके अलावा जो उसके पास पैसा बचा उसे वो शेष धन को वह कितने प्रतिशत पर उधार दे कि उसे कुल धन का मतलब 4500 रुपये पर 10% की आमदनी हो, यानी कि उस पर 4500 रुपये पर उसे कुल 4500 का 10% आमदनी हो। ठीक है, तो इसको किस तरीके से हल करेंगे कि देखिए 6% ब्याज पर कितना दिया है 1500 रुपये, तो 1500 का 6% निकाल लेंगे, 1500 का 6% प्लस, ठीक, उसके बाद कितना दे रहा है, नहीं सॉरी 500 रुपये पर 6%, 500 रुपये 6% ब्याज पर 500 रुपये है, सॉरी 1500 नहीं 500 रुपये, 500 का 6% निकाल लेंगे। उसके बाद 1500 रुपये दे रहा है कितने पर 8% पर, तो 1500 का 8% निकाल लेंगे और ऐड करते हुए चलेंगे। 500 का 6% प्लस 1500 का 8%, फिर प्लस, अब कितना शेष धन बचा 1500, ये 500 वो चले गए, 2000 रुपये चले गए, बचे कितने 2500, 4500 में से 2000 चले गए, कितने बचे 2500 रुपये बचे। तो ये 2500 रुपये जो है ये कितने, इन्होंने पूछा है ये किस दर पर उधार दे कि टोटल इनकम यानी कि 4500 का पर 10% की आमदनी हो जाए। तो ठीक है, तो इन सब की 500 का 6% पर आमदनी, 1500 की 8% पर आमदनी और 2500 की हमसे पूछी है, तो ये हम मान लेंगे x, कितनी परसेंट मान लेंगे x, तो इसका x% निकाल लेंगे। ठीक है, 2500 का x%, ये हमें पता नहीं है, ये हम मान लेंगे। ठीक, ये टोटल जो आमदनी है ये किसके बराबर होगी, टोटल 4500 का कितनी आय मांगी है उसने 10%, यानी कि 4500 का 10%, 4500 का 10% के बराबर होगी। ठीक है, तो अब ये एक तरीके की पूरी एक लाइन की इक्वेशन बन गई, इसको सॉल्व कर लेंगे और x की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक, तो देखिए 500 का 6% कितना हो गया, 500 का मतलब गुणा 6% का मतलब 6/100 प्लस 1500 का 8%, 1500 का मतलब गुणा 8% का मतलब 8/100 प्लस 2500 का x% का मतलब 2500 का मतलब गुणा x% का मतलब x/100, 4500 का 10% यानी कि 4500 का मतलब गुणा 10% का मतलब 10/100। ठीक है, अब देखिए ये 2 0 से 2 0 कट गए, ये वाले 2 इससे कट गए, ये वाले 2 इससे कट गए और ये वाले 2 इससे कट गए। क्या बचा हमारे पास 5 छक, यहाँ पर 30 बचा, 15 अट्ठे 120 बचा और यहाँ 25x बचा, 25x बराबर यहाँ कितना बचा 45 10 45 धाम 450। ठीक है, इसको थोड़ा ऊपर से मैं मिटा लेता हूँ, फिर ऊपर करते हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या बचा 30। अब देखिए इनको ये जोड़ जाएंगे, 30 और 120 कितने हो गए 150 प्लस 25x
बराबर कितना 450। अब ये 150 उठा के इधर लाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, 450 इसको उठा के इधर लाए तो ये माइनस हो जाएंगे 150। तो 25x बराबर 450 में से 150 गए, कितने बचे 300। 300 तो बचेंगे। तो x बराबर हमारे पास कितना हो जाएगा 300। 25 को उठा के इधर लाएंगे तो बटे में आ जाएंगे, भाग में। तो 25 से काटेंगे से 25 कम 25, 5 बचे, 25 दूनी 50 बराबर कितना आ गया 12%। यही हमारा आंसर हो जाएगा। यानी कि शेष धन को वो 12% पे देगा, तभी उसे टोटल धन पर 10% की आमदनी होगी। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं 11वें सवाल पर। तो प्यारे बच्चों अब देख लेते हैं 11वां और 12वां सवाल। ठीक है, इस टाइप्स के सवाल जो है परीक्षा में बहुत आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं सवाल। ठीक है, क्या सवाल दे रखा है 11वां, किसी संख्या का 3/7 उस संख्या के 40% से 12 अधिक है, तो संख्या का 60% बताना है। तो इसमें क्या करते हैं, हम संख्या मान लेते हैं। माना संख्या x है। ठीक है, माना संख्या बराबर x ले लें। ठीक है, अब क्या कह रहा है ये संख्या का 3/7 यानी कि x का 3/7, x का 3/7। देखिए इन सवालों में क्या होता है कि जैसा सवाल दिया होता है बिल्कुल वैसा ही करते चले जाओ, अपने आप इक्वेशन बन जाती है। ठीक है, तो जैसे लिखा है किसी संख्या का 3/7, संख्या x मान ली तो x का 3/7 उस संख्या के 40% से 12 अधिक है। तो बराबर कितना है उस संख्या के 40%। संख्या मानी थी x यानी कि x का 40%, x के 40% से कितना अधिक है 12 अधिक है। तो x का 40% निकाल लेंगे, लिख लेंगे और प्लस इसमें 12 जोड़ देंगे। आगे समझे, यानी कि x का संख्या का 3/7 जो है वो x का 40% से 12 अधिक है। x का 40% से 12 अधिक है, यानी कि x का 40% निकाल के उसमें 12 अगर जोड़ दें तो x का 3/7 आता है, यह इसके बराबर होता है। ठीक, तो उस संख्या का 60% निकाल लो। तो पहले तो संख्या निकाल लेंगे यानी x की वैल्यू निकाल लेंगे, फिर उसका 60% निकाल लेंगे। ठीक, तो देखिए x का मतलब गुणा 3/7 बराबर x गुणा 40/100। 40% का मतलब 40/100 प्लस 12। देखिए ये 0 से 0 कट जाएगा, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, कितना बचा। तो ये देखिए यहाँ पर कितना आ गया, इधर तो आ गया 3x/7 बराबर इधर कितना आ गया 2x/5, 2x/5 प्लस 12। अब देखिए इस कंडीशन में जब भी इस टाइप से सवाल आ जाए कि नीचे बटे में 7 आ जाए या बटे में कोई 2-3 संख्या आ जाए अलग अलग, तो इन संख्याओं को हटाने के लिए सबसे अच्छी ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे। क्या कि इन दोनों संख्याओं का लासा ले लेंगे और एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम से पूरे में गुणा कर देंगे तो एक इक्वेशन, ये फ्रैक्शन खत्म हो जाएगा, फ्रैक्शन खत्म हो जाएगा। तो इसके एलसीएम से 7 पंजे 35, 35 से पूरी इक्वेशन में गुणा करेंगे। ठीक है, तो देखिए 3x/7 गुणा 35 बराबर 2x/5 गुणा 35 प्लस 12 गुणा 35। ठीक, ये 7 पंजे 35 से कट गया, 5 दिया 15x हो गया बराबर 5 7 35 से ये कटा, 7 दूनी 14x ये हो गया प्लस 12 35 के गुणा 12 पंजे 60, भारतीय 36 और 6 42, 420 हो गया ये। ठीक है, अब ये यहाँ 15x प्लस बराबर 14x प्लस 420 मिला, 14x को उठा के ले जाओ तो 15x माइनस 14x बराबर 420। तो 15 में से 14x चले गए, कितना आ गया x बराबर 420 आ गया। यानी कि x की वैल्यू हमें कितनी मिल गई, x की वैल्यू हमें 420 मिल गई। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है कि संख्या का 60% यानी कि x का 60%, यानी कि 420 का 60% निकाल लेंगे। ठीक है, देखिए इधर मैं निकाल देता हूँ
इसको थोड़ा सा मिटा देता हूँ, ठीक। तो कितना आ गया, एक्स की वैल्यू कितनी आई हमारी, एक्स की वैल्यू आ गई 420। अब संख्या का 60% पूछा है, यानी कि 420 का 60% पूछा है, तो 420 का 60% निकाल लेंगे। 420 का 60%, यानी कि 420 गुणा 60% का मतलब 60/100। 1 2 2 0 कट गए, 6 से गुणा कर दो, 6 2 12 के दो, 6 चौक 24 और 1 25, 252 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं 12वें सवाल पर। 12वां सवाल भी कुछ इसी तरीके का ही है कि किसी संख्या का 40% उसी संख्या के 5वें भाग से 20 अधिक है तो संख्या बताओ। इसमें संख्या पूछी है, ठीक है। तो इसमें भी ऐसे मान लेंगे कि संख्या x है, माना संख्या बराबर x। अब क्या कह रहा है कि संख्या का 40% यानी कि x का 40%, इसलिए x का 40% बराबर है किसके, उसी संख्या यानी कि x के 5वें भाग, यानी कि x का 5वां भाग। तो x का 5वां भाग कितना हो जाएगा, x गुणा 5वें भाग का मतलब 1/5, x गुणा 1/5, ठीक। भाग से 20 अधिक है, 20 अधिक है तो यह 20 और जोड़ दो, ठीक, ठीक है। तो अब यहाँ पर कितना कर लेंगे, x गुणा, चलो इधर कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ पर कर लेते हैं। तो x का 40% का मतलब x गुणा 40/100 बराबर, यहाँ आ जाएगा x कम x/5, x/5 प्लस 20, ठीक है। अब ये 0 से 0 कट गया, 2 5 10, 2 दूनी 4, तो ये क्या आ गया 2x/5 बराबर x/5 प्लस 20, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए बटे में 5 5 है, फ्रैक्शन हमको खत्म करना है, तो क्या करेंगे 5 से, इसमें एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है। जब दोनों संख्याएं समान होंगी तब तो उसी संख्या से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर अलग अलग होंगी, जैसे यहाँ पर थी 7 5, तो इसका एलसीएम से मल्टीप्लाई किया था फ्रैक्शन खत्म करने के लिए, ठीक। तो इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे पूरे में। जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 2x/5 गुणा 5 बराबर x/5 गुणा 5 प्लस 20 गुणा 5। अब ये जब 5 से पूरी इक्वेशन में गुणा कर दी तो 5 से 5 कटा है, 5 से यहाँ 5 कटा और 20 पंजे 100 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ बचा हमारे पास 2x और यहाँ बचा कितना, केवल x, और यहाँ क्या बचा 20 प्लस 20/20 पंजे 100। इस x को उठा के इधर ले आएंगे तो 2x माइनस x बराबर 100, 2x में से एक x चला गया, x बराबर 100, यही हमारा आंसर हो जाएगा। यानी कि x की वैल्यू यानी कि संख्या का मान कितना आ गया, 100 आ गया, ठीक। तो चलिए अब चलते हैं 13वें और 14वें सवाल पर। तो प्यारे बच्चों अब देख लेते हैं 13वां और 14वां सवाल, ठीक है। 13वां सवाल क्या है कि किसी संख्या के 80% में 32 जोड़ने पर वही संख्या प्राप्त होती है। यानी कोई संख्या है जिसमें हम अगर उसके उसी संख्या का 80% अगर जोड़ते हैं तो हमें कितना मिलता है, 80%, उसके 80% में, सॉरी, किसी संख्या के 80% में अगर हम 32 जोड़ते हैं तो वही संख्या हमें प्राप्त हो जाती है। तो वह संख्या बताओ, ठीक। तो मान लें यहाँ पर संख्या x है, संख्या क्या ले ली हमने, संख्या बराबर x ले ली, ठीक। इसलिए x का 32%, संख्या के 80%, x का 80%, संख्या के 80% में 32 जोड़ेंगे प्लस 32, यानी कि 80% लिखा प्लस 32 कर दिया, ठीक है। जोड़ने पर वही संख्या प्राप्त होती है, यानी क्या मिल रहा है, x ही मिल रहा है, वही संख्या का मतलब x ही मिल रहा है, ठीक। इसको सॉल्व कर लो तो x गुणा 80/100 प्लस 32 बराबर x। तो ये 0 से 0 कट गया, 2 पंजे 10, 2 चौक 8, तो हमारे पास कितना आ गया,
इधर बचा 4x/5 प्लस 32 बराबर x। ठीक है, इस 4 बटे हम क्या करेंगे कि 5 से पूरे में गुणा कर दें, 5 को हटा दें फ्रैक्शन में से, तो 4x, यहाँ तो 4x बचेगा और प्लस देखिए 4x/5 गुणे 5 प्लस 32 गुणे 5 बराबर x गुणे 5। पूरे में 5 से गुणा कर दी तो ये 5 से 5 कटा, यहाँ तो बचा 4x प्लस 32 और 5 की गुणा कर देंगे, 5 दूनी 10 की 0, 5 के 15x 16 बराबर 5x। ठीक है, अब ये 4x को उठा के ले आओ तो 160 बराबर 5x, इसको उठा के ले लाएंगे तो माइनस के हो गए 4x। ठीक है, तो कितना भी मिल गया, 5 में से एक 4x चले गए, 160 बराबर 1x, यानी कि x बराबर आ गया हमारा 160। यही आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम इस सवाल को निकाल लेंगे। फ्रैक्शन को ख़त्म करने से क्या होता है कि सवाल थोड़ा इजी हो जाता है, कैलकुलेशन उसकी थोड़ी सी इजी होती है। इसलिए हम अगर इस टाइप के सवालों में कहीं पर फ्रैक्शन आता है तो हम कोशिश करते हैं कि फ्रैक्शन को ख़त्म कर दें। ठीक है, अब चलते हैं 14वें सवाल पर। 14वां सवाल क्या कह रहा है कि किसी संख्या के 5/8 के 1/4 का 2/5 अगर 6 है, तो यहाँ पर भी संख्या x मान के चलेंगे। संख्या कितनी ले लेते हैं, संख्या बराबर x ले लेते हैं। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि संख्या के 5/8 यानी कि x का 5/8, x का 5/8 के 1/4 यानी कि फिर का 1/4 का मतलब 1/4 का 2/5, फिर का ले लेंगे, फिर 2/5 कर दो, 2/5 अगर 6 है यानी कि इस पूरी वैल्यू कितनी है, 6 के बराबर है, तो उस संख्या का 50% निकालो, यानी कि x का 50, जो भी संख्या x की वैल्यू आएगी उसका 50% निकालना है। ठीक, तो इसे सॉल्व कर लेते हैं। संख्या के 5/8 संख्या x मान ली, x का 5/8 के 1/4 का 1/4, 1/4 का मतलब 1/4 का 2/5 अगर 6 है, का 2/5 बराबर 6। ठीक, इसको सॉल्व कर लेंगे। x गुणा का मतलब गुणा 5/8, का मतलब गुणा 1/4, का मतलब गुणा 2/5 बराबर 6। अगर कुछ कट रहा है तो काट लेंगे। देखिए 5 से 5 कट गया, 2 दूनी 4, ये कट गया, क्या बचा हमारे पास, x गुणा 8 दूनी 16 यानी कि x/16, x/16 इधर बचा और इधर बचा 6, तो x बराबर बटा 1 हो गया, तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, x एकम x और 16 6, 16 गुणा 6 यानी कि x बराबर 96 मिल गया। ठीक है, x बराबर कितना आ गया, 96। लेकिन हमसे पूछा क्या, उस संख्या का 50%, तो 96 का 50% निकाल लेंगे, इसलिए 96 का 50%, तो 96 का मतलब गुणा 50% का मतलब 50/100, 50 के 50, 50 दूनी 100, 2 चौका 8, 2 अट्ठे 16 कट गया, बराबर 48 आंसर आ गया। ठीक है, वैसे तो अगर 50% जब पूछा है तो हल करने की जरूरत ही नहीं है। 50% का मतलब आधा, यानी कि अगर कोई संख्या 96 दे रखी, जितनी भी संख्या दे रखी है उसका 50% पूछा है तो उसका आधा कर लो, वही आ जाएगा। तो एग्जाम में टाइम को वेस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, इसको निकालने में अगर 50% पूछा है तो ठीक, जो संख्या मिलेगी ठीक उसका आधा कर देंगे, वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं 15वें सवाल पर। तो प्यारे बच्चों अब देख लेते हैं 15वां सवाल। ठीक है, 15 सवाल क्या कह रहा है कि ए की आय का 5% बी की आय के 15% के बराबर है। ठीक है, और बी की आय का 10% सी की आय के 20% के बराबर है। यदि सी की आय 2000 रुपये हो तो तीनों की कुल आय पूछी है। ठीक है, देखो ए की आय का 5% बी की आय के 15% के बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ कि ए
की आय का 5% ये, देखिए इसको मान लेते हैं, एक्स वाई जेड मान के चलते हैं, ठीक है। ए की आय कितनी मान लें, ए की आय बराबर एक्स मान ली, बी की आय बराबर वाई मान ली, और सी की आय बराबर जेड मान ली। ठीक, अब क्या क्या करेंगे, एक्स, ए की आय का 5% बी की आय के 15% के बराबर है। ए की आय कितनी है, एक्स, यानी कि एक्स का 5% बराबर है बी की आय, बी की कितनी है, वाई, वाई का 15% के, यानी कि एक्स का 5% वाई के 15% के बराबर है। इसको सॉल्व कर लेंगे तो देखो एक्स गुणा 5/100 बराबर वाई गुणा 15/100। बीच में एक बराबर का चिन्ह है तो फ्रैक्शन में एक बड़ा बिल्कुल अंश कटते हैं और हर कटते हैं। अगर बीच में बराबर का चिन्ह है तो ये 100 यहाँ भी है, 100 ये 100 से 100 कट जाएगा। 5 एकम 5, 5 तिया 15 कट गया, तो x एकम x बराबर कितना आ गया, 3y। x बराबर कितना आ गया, 3y आ गया हमारे पास। ये इक्वेशन फर्स्ट आ गई। ठीक है, अब क्या कह रहा है दूसरा, b की आय का 10% c की आय का 20% के बराबर है। तो b की आय कितनी है, y, यानी कि y का 10% बराबर है किसके, c की आय के 20%, यानी कि z के 20% के बराबर। ठीक है, तो y के ऐसे यहाँ पर कर लेंगे, y गुणा का मतलब गुणा 10/100 बराबर z गुणा 20/100। ठीक है, 100 से 100 कट गया, 10 एकम 10, 10 दूनी 20, ये कट गया, तो y बराबर कितना हो गया, 2z मिल गया। y बराबर हमको कितना मिल गया, y बराबर 2z मिल गया। इक्वेशन नंबर 2 आ गई है। ठीक, अब देखिए हमको z की वैल्यू दे रखी है, c की आय हमने z मानी थी और c की आय हमको दे रखी है 2000, यानी कि z का मान हमको दे रखा है कितना, z का मान c की आय z बराबर कितना दे रखा है, 2000 रुपये। ठीक, 2000 रुपये है, तो यहाँ पर 2000 z का मान 2000 रख के y का मान निकल जाएगा, इसलिए y बराबर 2 गुणा z की वैल्यू 2000 रख देंगे, तो y बराबर कितना आ गया, 4000 रुपये। यानी कि y 4000 आ गया। इसका मतलब b की आय कितनी आ गई, इसका मतलब जो है b की आय कितनी आ गई हमारे पास, 4000। ठीक, अब क्या करेंगे कि अब जब हमें y का मान पता चल गया तो y का मान इक्वेशन फर्स्ट में रख के x का मान निकाल लेंगे। तो x बराबर कितना, 3y, तो x बराबर y की वैल्यू 4000, तो 3 गुणा 4000, तो x बराबर कितना आ गया, 3 चौक 12000। ये 12000 हो गई, ये कितनी आ गई हमारी, 12000। ठीक है, यानी कि a की आय 12000, b की आय 4000 और g इसकी आय तो हमें दे रखी है 2000, तो इसलिए तीनों का योग, तीनों की कुल आय कितनी होगी, x प्लस वाई प्लस जेड। तो x की वैल्यू कितनी आई थी, 12000, y की 4000 और z की 2000। तो 12 4 16 और 2 बराबर 18000 रुपये आ गई। यही आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है, बस थोड़ा सा समझ के चलेंगे तो इस टाइप के सवाल बहुत आते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं 16वें सवाल पर। तो प्यारे बच्चों, अब देखते हैं 16वां और इस वीडियो का अंतिम सवाल। 16वां और इस वीडियो का अंतिम सवाल। ठीक, तो देखिए एक कॉलेज में लड़के तथा लड़कियों का अनुपात दे रखा है 3:2, यानी कि लड़के अनुपात लड़कियां 3:2 दे रखा है। ठीक है, इसमें से 20% लड़के तथा 25% लड़कियां वयस्क हैं। वयस्क का मतलब 18 साल से ऊपर के, 18 साल से ऊपर के हैं कितने बच्चे, 20% लड़के हैं
और 25% लड़कियां हैं जो 18 साल से ऊपर की हैं। ठीक, तो अवयस्क, अवयस्क का मतलब 18 साल से नीचे की, यानी कि तो 18 साल से नीचे के कुल विद्यार्थी कितने प्रतिशत हैं लड़का लड़की मिला के, यानी कि कुल कितने अवयस्क विद्यार्थी हैं लड़का लड़की मिला के जो 18 साल से नीचे के हैं। 18 साल से ऊपर के कितने हैं, लड़कों में 20% है और लड़कियों में 25% है। ठीक है, और दोनों का अनुपात हमको दे रखा है, दोनों के लड़कों और लड़कियों के दोनों के, ये अनुपात वयस्क और अवयस्क दोनों का मिला के, यानी कि टोटल उस कॉलेज में टोटल लड़के लड़कियों का अनुपात दे रखा है कि लड़कियां इतनी हैं, वो लड़के इतने हैं और लड़कियां इतनी हैं। ठीक है, तो देखिए इस टाइप के सवाल को क्या करते हैं हम, अनुपात जब दे रखा है तो उनकी संख्या हम अपने तरीके से मानेंगे। ठीक है, ना एक्स मानेंगे ना कुछ मानेंगे, हम अपने तरीके से मानेंगे जो तरीका हमको बहुत आसान लगेगा। ठीक है, जिसे सॉल्व करने में हमें आसानी रहेगी। ठीक है, क्या मानेंगे, अगर हम यहाँ पर 100 से गुणा कर दें, यहाँ पर अगर हम 100 से गुणा कर दें और यहाँ भी हम अगर 100 से गुणा कर दें तो कितना हो जाएगा, देखिए 3 और 2 कितना हो जाएगा 5, 3 और 2 कितना हो जाएगा 5। तो यहाँ पर जब 100 से गुणा कर देंगे तो लड़के कितने आ गए, तो लड़के आ गए हमारे पास कितने 300 और लड़कियाँ कितनी आ गई हमारे पास 200। ठीक है, और कुल बच्चे कितने आ गए हमारे पास, कुल आ गए हमारे पास 300 प्लस 200 प्लस दोनों को करके कुल बच्चे हमारे पास कितने आ गए 500। ठीक है, तो हम मान लेंगे कि कुल बच्चे कितने हैं 500। ठीक, अब इससे क्या फायदा हुआ, हमको 20% कितने दे रखे हैं, कुल लड़कों की संख्या हमने कितनी मानी 300। हमको अवयस्क विद्यार्थी निकालने हैं तो पहले अवयस्क लड़के निकाल लेंगे अलग, अवयस्क लड़कियां अलग निकाल लेंगे और दोनों को जोड़ देंगे। अब अवयस्क लड़के कैसे निकलेंगे कि 20% लड़के दे रखे हैं वयस्क, तो अवयस्क लड़के कितने बचे 80%। तो जो टोटल संख्या लड़कों की दे रखी है इसका 80% निकालेंगे, सीधे अवयस्क निकालेंगे। ठीक, तो अवयस्क लड़के बराबर कितना 300 का 80%, 300 का 80%, क्योंकि 20% तो वयस्क हो गए तो अवयस्क कितने हो गए, टोटल 100% लड़के हैं। तो 100 जब 20% वयस्क हैं तो 100 में से 20 घटा दो 80% अवयस्क होंगे। ठीक है, तो बराबर कितना हो जाएगा 300 गुणा 80/100, 2 0 से 2 0 कट गए, 80 थी 240, यानी कि 240 लड़के जो हैं वो कैसे हैं अवयस्क हैं, 240 लड़के अवयस्क आ गए। ठीक है, ये तो अवयस्क लड़के निकाल लिया, अब अवयस्क लड़कियां निकाल लेते हैं। अवयस्क लड़कियां हमने कितनी मानी थी, टोटल कितनी है 200, टोटल लड़कियां मैंने कितनी मानी 200, तो 200 गुणा 200 का कितने प्रतिशत निकालेंगे, 200 का यहाँ पर अवयस्क लड़कियां कितनी हैं 25%, तो सॉरी यहाँ पर वयस्क लड़कियां कितनी हैं 25%, तो अवयस्क कितनी होंगी 75%। तो 200 का 75% निकाल लेंगे, 200 का 75%, तो ये हो जाएगा 200 का मतलब गुणा 75% का मतलब 75/100, ये 2 0 से 2 0 कट गए, 75 दूनी 150, यानी 150 लड़कियां ऐसी हैं जो 18 साल से कम है और 240 लड़के ऐसे हैं जो 18 साल से कम है। अब इन दोनों का टोटल कर लेंगे, इसलिए कुल अवयस्क विद्यार्थी का मतलब लड़के और लड़कियां दोनों मिल जाएंगे, तो 240 प्लस 150 कितना आ जाएगा हमारा 390, यानी कि 390 विद्यार्थी ऐसे हैं जो 18 साल से नीचे के हैं, अवयस्क हैं। ठीक है, अब इनका प्रतिशत पूछा है, अवयस्क विद्यार्थी कितने प्रतिशत हैं, तो प्रतिशत कैसे निकालेंगे, जितने अवयस्क विद्यार्थी आ गए हैं 390 और टोटल विद्यार्थी कितने हैं लड़का लड़की मिला के 500 हमने माने हैं, तो ये 390 500 का कितने प्रतिशत है ये निकाल लेंगे, वही आंसर हो जाएगा। ठीक, तो इसको थोड़ा सा मिटा दूं फिर आगे करेंगे। यहाँ पर मिटा देता हूँ थोड़ा सा,
तो देखिए टोटल कुल बच्चे कितने हैं 500 और उसमें अवयस्क विद्यार्थी का प्रतिशत पूछा है, इसलिए प्रतिशत अवयस्क विद्यार्थी बराबर इनकी संख्या अवयस्क की संख्या 390 बटे टोटल बच्चे, टोटल कितने माने हमने 500 या 500 रखेंगे गुणा 100, ऐसे तो प्रतिशत निकालते हैं। ठीक, अब ये 2 जीरो से 2 जीरो हमारे कट गए, 5 से डिवाइड कर दो, 5 सत्ते 35, 4 बचे 5 अट्ठे 40, यानी कि बराबर आ गया हमारा 78% विद्यार्थी जो बच्चे हैं वो अवयस्क हैं। ये आंसर हो जाएगा। ठीक, तो कभी कभी कुछ सवाल ऐसे भी होते हैं जिन्हें हम अपनी तरफ से मान के चलते हैं तो वो ज़्यादा आसान हो जाते हैं और सरल तरीके से निकल जाते हैं। ठीक है, लेकिन ऐसा हम तभी कर सकते हैं जब हमारी प्रैक्टिस अच्छी हो। प्रैक्टिस जितनी अच्छी होगी उतनी अच्छी तरीके से आप गणित को निकाल सकते हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों 16वां सवाल जो है इस वीडियो का लास्ट सवाल हो गया और प्रतिशत टॉपिक का भी लास्ट सवाल हो गया, क्योंकि आज से प्रतिशत टॉपिक समाप्त, खत्म। ठीक है, मैंने प्रतिशत की पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है जिसमें मेरे हिसाब से 16, 17, 18 वीडियो हैं जो पूरा प्रतिशत को कवर कर रहे हैं। तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर पूरा प्रतिशत का चैप्टर कवर कर सकते हैं, पूरा प्रतिशत पढ़ सकते हैं अच्छी तरीके से। ठीक है, और प्लेलिस्ट में नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति की भी पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है, उसमें सारे वीडियो पड़े हैं। पूरी संख्या पद्धति का कोई भी टॉपिक उसमें छूटा नहीं है, सभी टॉपिक मैंने उसमें वीडियो बनाकर डाल रखे हैं। तो संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम और प्रतिशत यानी कि परसेंटेज, ये दो चैप्टर ऐसे हैं जो पूरी तरह से कंप्लीट हैं। दोनों प्लेलिस्ट में मैंने डाल रखे हैं, तो आप वहां से जाकर ये दोनों चैप्टर कवर कर सकते हैं। ठीक है, कल से मैं तीसरा चैप्टर यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस यानी कि लाभ हानि शुरू करूंगा। ठीक है, तो जो नए बच्चे जुड़ रहे हैं वो आज ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे वो आसानी से कंपटीशन की तैयारी कर सकें। ठीक है, मैं कोई भी किसी तरीके का कोई शुल्क नहीं ले रहा हूँ, सारे वीडियो फ्री ऑफ कॉस्ट हैं और ना कोई टॉपिक छोड़ रहा हूँ, ना कोई पॉइंट छोड़ रहा हूँ। मेरी पूरी कोशिश है कि पूरे कंपटीशन की तैयारी अच्छी तरीके से मैं आपको फ्री में प्रोवाइड कराऊँ। ठीक है, तो आप बिल्कुल बेफिक्र होके इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मैं जितना भी पढ़ा रहा हूँ उसको पूरी गहनता से उसको पढ़िए। ठीक है, अगर कहीं पर कोई बात समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर मुझे कमेंट करिए या व्हाट्सएप नंबर, कौन सा व्हाट्सएप नंबर है मेरा 74 17 12 17 18, इस पर आप मुझे केवल मैसेज के द्वारा बता सकते हैं कि आपको कहाँ पर क्या पॉइंट समझ में नहीं आ रहा है या कौन सा टॉपिक अभी आप करवाना चाहते हैं। यानी कि कोई टॉपिक जो नंबर सिस्टम में कोई रह गया हो, पहली बात तो रहा नहीं है, मैंने पूरी कोशिश की है कि सारे टॉपिक डालूं, उसमें कोई टॉपिक छूटा ना हो। ठीक है, लेकिन फिर भी आपकी नज़र में कुछ ऐसा लगता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं या व्हाट्सएप नंबर पे केवल मैसेज कर सकते हैं। कॉल आप नहीं करेंगे, ना मैं कॉल उठाता हूँ। ठीक है, कॉल आप नहीं करेंगे, केवल मैसेज के द्वारा करेंगे। ठीक, तो चलिए आज मैं यह वीडियो यहीं पर समाप्त कर रहा हूँ और कल से हम शुरुआत करेंगे नए चैप्टर प्रॉफिट एंड लॉस की। ठीक, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।